तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। लेकिन आज संडे है तो कहानी की बजाय आज फॉलो अप का तीसरा एपिसोड। इस फॉलो अप के जरिए वो गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करते हैं जो कानून के पन्नों या कानून के फाइलों में कहीं दब कर रह गई हैं। आज की कहानी 25 साल पुरानी एक ऐसी कहानी है जिसने अपने दौर में भूचाल ला दिया था। इस क्राइम के चर्चे पूरे देश में थे। बहुत सारी पहले आप फिल्में देखते होंगे, उस वक्त एक दौर आया था हिंदी फिल्मों में जब दबंग नेता, पुलिस, सरकार, पॉलिटिशियन, इन सब की आपसी सांठ-गांठ हुआ करती थी। ये कहानी भी लगभग कुछ वैसी ही झलक देती है। हालांकि इसी के बाद ऐसे कैरेक्टर बहुत सारी फिल्मों में दिखाए भी गए। रेप के बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन की कहानियां तो आपको मैंने सुना रखी। आज फॉलो अप में एक इन्वेस्टिगेशन के रेप की कहानी आपके सामने है। शायद देश के किसी भी राज्य में किसी भी पुलिस या सीबीआई की ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी जो इस केस की जांच में परत दर परत जवाब के सामने रखेंगे। सोचिए, क्या कोई पुलिस 2 लाशें उठाती है, अस्पताल अभी भेजती नहीं है, पोस्टमार्टम अभी होता नहीं है और खड़े खड़े वहीं पे फैसला सुना देती है कि ये दोनों सुसाइड का केस है? क्या आपने कभी सुना है कि किसी इन्वेस्टिगेशन में सिमन अचानक बाद में पसीना बन जाए? क्या आपने सुना है कि कभी किसी केस में एक दबंग नेता जो इसमें मेन, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा शक है, उससे पुलिस और सीबीआई कहती है कि आप हमें अपना ब्लड सैंपल दे दीजिए ताकि इस केस को सुलझाया जा सके, और वो दबंग इतना दबंग कि वो पहले पुलिस और फिर सीबीआई दोनों को मना कर देती है। और ऊपर से भी कमाल और बेशर्मी ये कि पुलिस और सीबीआई कोर्ट तक नहीं जाती कि आप हमें ऑर्डर दीजिए ताकि हम इसका ब्लड सैंपल ले सकें। ये सारी कहानी 1999 की है। 25 साल हो गए, 2 लोगों की मौत हुई, एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, बड़े बड़े लोगों के इसमें नाम आए। लेकिन इन 25 सालों में ये केस आज भी एक क्लोज केस के तौर पर ही दर्ज है। इसका कोई फैसला नहीं हो पाया, न इसमें गुनहगारों को सज़ा मिली, और तो छोड़िए, और आज तक यही पता नहीं कि असल में हुआ क्या था। आज तक यही पता नहीं कि इस क्राइम की सबसे पहले जिसने इन्फॉर्मेशन दी थी वो छलावा कौन था। इसमें सारी चीज़ें कौन तो हैं, लेकिन सच्चाई आज तक सामने नहीं आई। 1999 की कहानी है ये। पटना में एक कपड़ा कारोबारी की बेटी शिल्पी रहा करती थी। ग्रेजुएशन कर लिया था और एक कंप्यूटर का कोर्स कर रही थी। 1999 में आपको याद है, कंप्यूटर नया नया आया, लोगों में बड़ा जोश था कंप्यूटर सीखने का, और अच्छे परिवार से थी वो। उसी पटना शहर में एक और लड़का रहता था, गौतम, जो एक डॉक्टर फैमिली से था, लेकिन उसकी फैमिली पटना के बाहर रहती थी, लेकिन वो पटना में ही रहता था। और पटना में रहकर उसने पढ़ाई की और फिर करियर के तौर पर उसने पॉलिटिक्स को चुना और उसने सोचा कि आगे चलकर वो नेता बनेगा। 2 जुलाई 1999 की बात है ये। शिल्पी अपने घर से सुबह निकलती है रिक्शे पर इंस्टीट्यूट जाने के लिए, कंप्यूटर के लिए। तभी रास्ते में एक सफ़ेद जेन कार मिलती है और उस जेन कार में एक ऐसा शख्स बैठा था जो शिल्पी और गौतम दोनों का कॉमन फ्रेंड था। शिल्पी और गौतम भी दोस्त थे आपस में, और ये दोनों एक दूसरे से अक्सर मिला करते थे। गौतम चूँकि पॉलिटिक्स में जाना चाहता था तो वो ऐसे नेताओं से भी शिल्पी को मिलाता रहता था। तो 2 जुलाई की दोपहर जब वो रिक्शे पे जा रही थी, एक जेन कार रुकी और उसके बाद उसमें एक कॉमन फ्रेंड जो गौतम का, शिल्पी उस कार में बैठ गई और चली गई। अब शाम हो गई। कायदे से शिल्पी को दोपहर 3-4 बजे तक घर पहुंच जाना चाहिए, वो घर पहुंची नहीं। घर वाले परेशान, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, कहीं मिली नहीं, और उसके बाद उसका कोई सुराग नहीं। शाम बीत गई, पूरी रात बीत गई, शिल्पी का पता नहीं। इसी दौरान में शिल्पी के दोस्त गौतम को पता चलता है कि शिल्पी को जेनकार में पटना से थोड़ी दूरी पर एक फुलवारी शरीफ जगह है, वहाँ एक सरकारी गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस में ले जाया गया। जैसे ही गौतम ये सुनता है वो घबरा जाता है, क्योंकि वो उस गेस्ट हाउस में कई बार जा चुका था और वो गेस्ट हाउस कम नेताओं की अय्याशी का अड्डा ज़्यादा था। ये वो दौर था जब बिहार में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के मामले में फंसे हुए थे। उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने अपनी जगह अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया।
और आरजेडी का उस वक्त दबदबा था। आरजेडी में एक और नाम था उस वक्त, राबड़ी देवी का एक भाई साधु यादव। कहते हैं साधु यादव का उस वक्त एक जलवा था, एक दबदबा था, और आरजेडी का इतना उस वक्त लोगों में क्रेज था कि साधु यादव चुनाव जीतकर बाकायदा सांसद महोदय बन गए, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो गौतम साधु यादव को भी जानता था क्योंकि उसे राजनीति में आगे बढ़ना था। जब उसे पता चला कि उस गेस्ट हाउस में शिल्पी को ले जाया गया तो वो घबरा गया, क्योंकि वहाँ के बारे में उसे सच्चाई पता थी। कहते हैं वो भागा भागा गेस्ट हाउस गया, लेकिन उसके बाद गौतम का कोई सुराग नहीं मिला। 2 जुलाई 1999 की तारीख ख़त्म हो गई, न शिल्पी मिली न उसके बाद गौतम। अब 3 जुलाई की तारीख आ जाती है। 3 जुलाई की रात ठीक घड़ी में 9 बजे थे। पटना में एक गांधी मैदान बहुत फेमस जगह है, उस गांधी मैदान में एक गांधी पुलिस स्टेशन है, गांधी मैदान, और उसी पुलिस स्टेशन से कुछ कदम की दूरी पर जो एमएलए हैं, विधायक, उन लोगों का क्वार्टर है, और उसी क्वार्टर के करीब पटना के एसएसपी का दफ्तर है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और उन्हीं एसएसपी के दफ्तर के ठीक पीछे एक गैराज। रात 9 बजे अचानक गांधी मैदान पुलिस उस गैराज में पहुंचती है, गैराज को खोलती है। जब गैराज खोलती है तो अंदर एक सफ़ेद जेन कार थी, वही जेन कार जिसमें एक दिन पहले शिल्पी को ले जाया गया था। ये शिल्पी गई थी। कार का दरवाज़ा खुलता है। इत्तेफाक से उस वक्त ये तस्वीरें खींच ली गई थी तो मीडिया में भी आ गई। तस्वीर ये थी कि कार की सीट पर शिल्पी और गौतम दोनों की अर्धनग्न लाशें पड़ी थी। शिल्पी के जिस्म पर सिर्फ एक टी शर्ट था ऊपर में, और गौतम का ऊपरी कपड़ा नहीं था, उसके जिस्म पर सिर्फ एक पैंट, और इत्तेफाक से जो टी शर्ट शिल्पी ने पहन रखी थी वो गौतम का था। शिल्पी के जिस्म पर जगह जगह बूट, जूतों के निशान, चोट के निशान, और दोनों मुर्दा। अब जैसी ये खबर पहुंची तो पुलिस वालों के हाथ पैर फूले। 9 बजे की बात है जब ये गांधी मैदान पुलिस वहाँ पे पहुंची थी, 9 बजे। लेकिन इस गैराज में ये लाश कहाँ से आई, किसने कॉल किया, किसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, ये आज 25 साल भी बाद पता नहीं है। 9 बजे पुलिस पहुंचती है और ठीक आधे घंटे बाद 9:30 बजे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद राबड़ी देवी के भाई लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव भी उसी गैराज में पहुंच जाते हैं, ठीक 9:30 बजे। उस वक्त मैंने इस स्टोरी पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, तब स्टिंग ऑपरेशन नया नया था, और जो इस गांधी मैदान के आईओ थे, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर, पुलिस इंस्पेक्टर, उनका स्टिंग किया और उन्हें पता नहीं चल रहा था। तब उन्होंने अपनी एक लाइन कही थी कि हम खुद हैरान थे जब आधे घंटे के अंदर साधु यादव मौके पर आ गए, और हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनको कैसे खबर मिली और इतनी जल्दी वो यहाँ कैसे आ गए। उस वक्त जलवा था साधु यादव का, भाई बहन उनकी मुख्यमंत्री, लालू यादव के साले, खुद सांसद, पुलिस वाले हैरान। उसके बाद वो पहुँचते हैं वहाँ पर। इत्तेफाक से थोड़ी देर के बाद शिल्पी का भाई भी वहाँ पहुँच जाता है। अब ये भी हैरान करने वाली बात कि शिल्पी के भाई को भी इतनी जल्दी किसने बुला लिया। अब उसके बाद मीडिया भी पहुंची। जब मीडिया पहुंची उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। 9 बजे लाश मिली, 9:30 बजे साधु यादव पहुंचे, 10 बजे रिपोर्ट दर्ज हुई, और अभी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी गई नहीं है। और जो पुलिस है गांधी मैदान की, उसने पता है क्या रिपोर्ट दिया, उसने बाकायदा रिकॉर्ड पर कहा और रिपोर्ट लिखी कि 23 साल की शिल्पी और 27 साल का गौतम, इन दोनों की ऐसे ऐसे एक सफ़ेद ज़ेनकार में इस गैराज में एक लाश मिली, और पहली नज़र में देखकर लगता है कि दोनों ने खुदकुशी की है, और खुदकुशी जहर की वजह से की, यानी इन दोनों ने जहर खा लिया। दुनिया की किसी भी पुलिस, दुनिया का कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो करता है, वो इतना तो आम लोगों को ही पता है कि मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है, और ख़ासतौर पर अगर पॉइजनस मामला है, जहर का मामला है, तब विसरा रिपोर्ट बताती है। क्योंकि आप जो भी खाते हैं, चाहे लिक्विड या फिर हार्ड, वो सारी चीज़ें आपकी पेट की थैली में जाकर जमा होती है, फिर उसकी जांच होती है, उसको विसरा जांच कहते हैं। डिटेल में आपको बताया, उसकी रिपोर्ट आने में 10-15 दिन लगता है, कई बार 25 दिन लगता है।
यहाँ ना पोस्टमार्टम हुआ ना विसरा रिपोर्ट आई और पटना पुलिस ने यह डिक्लेयर कर दिया कि शिल्पी और गौतम इन दोनों ने खुदकुशी की है और जहर खाकर खुदकुशी की है। ऐसी दूसरी मिसाल जांच की इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और सुनिए, अब इसके बाद आनन फानन में रात को ही पोस्टमार्टम होता है। जनरली पोस्टमार्टम दिन में होता है, जब तक कि कोई बहुत बड़ी अर्जेंसी ना हो। 9 बजे लाश मिलती है, 11 बजे उसको पीएमसी पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भेजा जाता है और रात ही 12-1 बजे पोस्टमार्टम भी हो जाता है। और तो और जो गौतम था शिल्पी का दोस्त, जिसकी लाश शिल्पी के साथ मिली, उसकी फैमिली पटना से बाहर थी। उन लोगों ने उनकी फैमिली के आने का भी इंतज़ार नहीं किया, ना इन्फॉर्म किया, और उसी रात यानी 2 और 3 जुलाई की रात गौतम का अंतिम संस्कार बेहद जल्दबाजी में कर दिया। शिल्पी का ही पोस्टमार्टम हुआ और अगले दिन शिल्पी के घर वालों पर दबाव डालकर नेक्स्ट डे यानी कि 4 जुलाई शिल्पी का भी अंतिम संस्कार हो गया। ऐसी क्या अर्जेंसी थी, ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि रात को पोस्टमार्टम हुआ, रात को अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब ये सारी चीज़ें हो गई। इसी दौरान में अब मीडिया में खबरें आने लगी, तफ्तीश शुरू हो गई। तो फिर उस गेस्ट हाउस का नाम आया और उस गेस्ट हाउस के जो फ्रिक्वेंट विजिटर थे, रेगुलर विजिटर, उनमें एक साधु यादव थे। और इसी गेस्ट हाउस में बहुत बार गौतम जा चुका था और गौतम ने इन तमाम लोगों से शिल्पी को मिलाया था अपने दोस्त होने के नाते। तब पटना पुलिस में उस वक्त के जो एसपी थे, एसपी सिटी भाटिया, मिस्टर भाटिया, उन पर यह इल्ज़ाम लगा कि ये दबाव में आकर साधु यादव के सारे केस का सत्यानाश कर रहे हैं, एक इन्वेस्टिगेशन का रेप कर रहे हैं। बड़ा हंगामा हुआ। अब जब नाम आया कि साधु यादव इसमें सस्पेक्ट के तौर पर, तो जो अपोजिशन पार्टी थी उसने भी धरना प्रदर्शन, हंगामा शुरू कर दिया। अब राबड़ी देवी पर प्रेशर बना। जुलाई अगस्त 2 महीने पटना पुलिस ने अपनी तफ्तीश की और 2 महीने में यही कहा कि इन दोनों ने सुसाइड कर लिया। इसके बाद जब प्रेशर बना तो सितंबर 1999 में आखिरकार मजबूरी में राबड़ी देवी सरकार को ये केस सीबीआई को सौंपना पड़ा। अब सीबीआई के बारे में हम सब जानते हैं, पुलिस तो फिर भी कुछ केस सॉल्व कर देती है, सीबीआई ठंडे बस्ते में डाल देती है। अब यहाँ सीबीआई मामले की जांच कर रही है। 4.5 साल तक सीबीआई इस मामले की जांच करती रही। सितंबर 1999 में ये केस सीबीआई ने लिया था और 2003 आ गया। 2003 के एंड में सीबीआई अपनी एक रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट क्या है? क्लोजर रिपोर्ट। और ये पूरी रिपोर्ट में पूरी वही कहानी थी जो 3 जुलाई को पटना पुलिस ने कही, जो 3 जुलाई को पटना पुलिस के इस आईओ ने बिना पोस्टमार्टम, बिना विसरा रिपोर्ट सामने आए हुए की। सीबीआई की रिपोर्ट ये थी कि इन दोनों ने खुदकुशी की है, जहर खाकर खुदकुशी की है और रेप और इसके कोई प्रूफ नहीं मिले 2003 में। अब इस बीच में इधर आइए कि जब पोस्टमार्टम हुआ 3 जुलाई की रात को दोनों का, तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों के पैनल ने बाकायदा लिखा कि शिल्पी और गौतम की जो मौत हुई है, एक तो मौत से पहले शिल्पी के जिस्म पर चोट के निशान, उसे टॉर्चर किया गया, और मौत से पहले उसके साथ 1 से ज़्यादा लोगों ने रेप किया। उसके कपड़े, उसके प्राइवेट पार्ट से सीमेंस के नमूने मिले और गौतम के भी नमूने लिए गए, लेकिन कहा गया कि 1 से ज़्यादा। अब सवाल यह था वो 1 से ज़्यादा किसके थे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1 से ज़्यादा रेप की बात कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जहर का खुलासा नहीं कर रही है। और जो पुलिस कह रही थी, जो दलील उन्होंने कहा कि जहर, बाद में वो भी पलटी, उन्होंने कहा कि नहीं, चूँकि कार के अंदर दोनों बंद थे और बंद कार गैराज के अंदर, गैराज में ऑक्सीजन नहीं, तो दोनों कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से इन दोनों की मौत हो गई। क्योंकि हवा आई कार में, ऐसे कई हादसे हो चुके हैं, बट उनकी ये दलील दे दी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर 1 से ज़्यादा लोग कौन थे जिन्होंने रेप किया? ये जब सवाल आए सामने तो हंगामा हुआ, लेकिन पटना पुलिस खामोश, उसने सारा केस हशप। अब सीबीआई ने भी वही हरकत की। सीबीआई ने भी पूरे केस में 2003 एंड में क्लोजर रिपोर्ट डाल दी कि एक सिंपल सुसाइड का मामला है, इन दोनों ने सुसाइड कर लिया। अब इसको लेकर परिवार की लड़ाई जारी। जो शिल्पी का भाई है उसने हार नहीं मानी,
वो हाई कोर्ट पहुंचा, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उसने केस को रीओपन करने के लिए फिर से अपील की। इस दौरान में 2-3 इस देश में और ऐसे रेप के केस हुए उसी 2005-06 के दौरान, जिसको लेके एक मुहिम चली थी और उसमें इस केस का भी हवाला दिया जा रहा था। तो फिर से मामला गर्म हो रहा था। फिर कहानी बदलती है 2006 में, जब लगातार फिर मीडिया में बोलना शुरू किया शिल्पी के भाई ने और कोर्ट तक पहुंच गया कि इस केस की दोबारा जांच हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं। अचानक 2006 में एक रोज़ शिल्पी का भाई अपने घर के नीचे उतरता है और उसी घर के नीचे एक कार आकर रुकती है और उसको जबरन उस कार में बिठाकर उठाकर ले जाते हैं। मतलब 7 साल के बाद शिल्पी के उसके भाई का किडनैप हो गया। अब जब किडनैप हुआ तो खलबली मच गई, तमाम अखबारों हर जगह खबर, उनके फादर की फरियाद, बेटी पहले ही खो चुके हैं, अब इकलौता बेटा। 2 दिन के बाद रहस्यमयी तरीके से शिल्पी का भाई वापस घर पहुंचा दिया जाता है 2006 में। वो लड़का जो अब तक पूरी लड़ाई लड़ा था, रीओपन केस और तमाम चीज़ें, मुहिम, मीडिया से बातें, मैं खुद वो घर, उस घर में जा चुका हूँ, फादर से, ब्रदर से मैंने बात भी की। 2006 के इस इंसिडेंट के बाद वो परिवार बिल्कुल खामोश हो जाता है। मुझे याद है उनके पिता ने एक लाइन कही थी कि बेटी गंवा चुका हूँ, बेटी को अब गंवाना नहीं चाहता हूँ। 2006 में जो बात आई सामने वो यही थी कि उसके भाई को भी किडनैप किया गया और धमकी दी गई कि अगर तुमने अब इस केस को दोबारा खुलवाने की लड़ाई लड़ी तो तुम्हारी बहन तो गई, तुम भी जाओगे। और इसके बाद एक परिवार जिसे पटना में रहना है और उसे मालूम है यहाँ कौन कौन लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उन्होंने इस लड़ाई को छोड़ दिया। उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला। उसके बाद उन्होंने कभी मीडिया से भी बात नहीं की और ये केस उसी दिन दम तोड़ गया। अब सवाल है, ये केस दम तोड़ गया, लेकिन पुलिस, कानून, सीबीआई, इंसाफ, अदालत, इन सब के मुंह पर यह केस एक तमाचा क्यों है? उसकी वजह है बहुत सारे सुलगते हुए सवाल हैं जो शायद मुझे लगता है कि एक आम इन्वेस्टिगेशन था ये केस, अगर ईमानदारी से और बिना दबाव के किया जाता तो हो सकता था। पहले कहानी सुनिए, फिर सवाल बताता हूँ कि जब 2 जुलाई को वो जेल में गई तो उसके बाद हुआ क्या। इसकी कहानी दबे छुपे हर जुबान में, मीडिया में, किस्तों में आई। तो एक कहानी ये थी कि चूँकि गौतम पॉलिटिक्स में जाना चाहता था, कई बार शिल्पी उसकी दोस्त थी, कई बार वो उसको नेताओं से मिलाया, कई बार उस गेस्ट हाउस में भी ले गया। 2 जुलाई को शिल्पी को उठाकर उस गेस्ट हाउस में ले जाया गया और कहते हैं कि वहाँ पर उस वक्त तमाम नेता थे, उनमें एक साधु यादव भी थे। अब इधर जब गौतम को पता चला कि शिल्पी को गेस्ट हाउस ले जाया गया तो वो समझ गया गौतम कि शिल्पी के साथ क्या होगा, इसलिए वो बदहवास भागा। वहाँ ये हुआ कि शिल्पी के साथ उन लोगों ने रेप किया, एक से ज़्यादा लोगों ने। जब गौतम ने उन्हें उनके आगे गिड़गिड़ाया, उनसे भीख मांगी कि छोड़ दो, बख्श दो, मेरी दोस्त है, फिर उन्हें लगा कि ये तो गौतम भी मुंह खोल देगा। फिर शिल्पी के साथ रेप करने के बाद इन दोनों को मार दिया गया। मारने के बाद इनकी कार को, एक लाश को एक जेन कार में रखा गया और ले जाकर उस एसएसपी के गैराज के अंदर गाड़ी को रख दिया गया जिसमें लाश थी। ये कहानी जो छन कर आई। अब सवाल है, अगर यही कहानी थी और ये सारी चीज़ें थी तो वो क्या चीज़ें थी जो पुलिस और सीबीआई सुलझा नहीं सकी? अब उनके बेतुके इन्वेस्टिगेशन का सिर्फ एग्जांपल, आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्राइम या इन्वेस्टिगेशन से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन जो ज़रा सा भी कानून की जानकारी रखता है वो समझ जाएगा। पहली चीज़, पुलिस की थ्योरी ये है कि इन दोनों ने खुदकुशी की। दोनों अच्छे परिवार से, गौतम एक डॉक्टर के घराने से है, उसके रेपुटेटेड माँ बाप। शिल्पी के पेरेंट्स पढ़े लिखे, पटना में उनकी एक इज्जत, एक बड़े बिजनेसमैन, कपड़े के कारोबारी। दोनों लड़के और लड़की भी पढ़े लिखे। कोई भी लड़का और लड़की अगर एक सुसाइड करेंगे तो क्या वो अपने कपड़े उतार कर सुसाइड करेंगे? क्योंकि उन्हें मालूम है कि मरने के बाद भी लाश तो सामने आएगी। तो उन्हें ये भी पता है कि उनके माँ बाप, पेरेंट्स तक भी लाश की खबर जाएगी। तो क्या वो अपने कपड़े उतारेंगे और फिर सुसाइड करेंगे? इस सवाल का जवाब। दूसरा, कोई
ज्योतिषी या फिर बाकी जिस पर जो यकीन करे वो करे, लेकिन एक पुलिस वाला आकर देखता है लाश और अपनी नंगी आंखों से देखकर उसका सीधे कह देता है कि ये तो खुदकुशी का मामला और दोनों ने जहर खाया। अब जहर खाया है ये कैसे कोई बता सकता है बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के। नंबर 3, आखिर इतनी अर्जेंसी क्या थी कि लाश मिलने के 3 घंटे के अंदर अंदर पोस्टमार्टम हो गया और 4 घंटे के अंदर अंदर गौतम का अंतिम संस्कार, और उसका परिवार कोई आया नहीं, उसको बुलाया नहीं। तो वो क्या चीज़ उस बॉडी से छुपाना चाहते थे। नंबर 5, खुद पटना पुलिस ने कहा था, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें यह था कि जो शिल्पी थी उसके कपड़ों से सीमन के 1 से ज़्यादा दाग मिले थे। बाद में पटना पुलिस ने कहा नहीं वो गलती थी, वो सीमन नहीं था। क्या हुआ कि जब लाश उठाया तो कई पुलिस वालों के हाथ लगे, जुलाई का महीना था, गर्मी थी, तो पसीने के दाग थे। अब किसी भी आप मतलब क्या बोलो इस पर कि सीमन के दाग में और पसीने के दाग में क्या फ़र्क होता है, दोनों के दाग कैसे हो सकते हैं, ये अगर पुलिस को नहीं मालूम तो फिर ऐसी पुलिसिंग का क्या कीजिएगा। तो सीमन के दाग को पसीने का दाग बना दिया गया। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, 1 से ज़्यादा सीमन अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम भी पहुंची थी, उन्होंने भी यही रिपोर्ट दी, तो अब यहाँ पे नाम आया एक का, साधु यादव, कि साधु यादव इनके पीछे है और वही है इस केस का मुख्य आरोपी। तो शुरुआत में जब 2.5 महीने पटना पुलिस जांच कर रही थी तो ये उठा कि भाई अगर सीमन है तो फिर ब्लड सैंपल लेकर पता चल जाएगा, क्योंकि अब तक तो अपने 1999 में भी ये डीएनए और ये सारी चीज़ें आ चुकी थी। साधु यादव ने साफ मना कर दिया, बोला मैं अपना ब्लड सैंपल नहीं दूंगा। इसके बाद सितंबर में सीबीआई ने केस को टेक ओवर किया। 4 साल बीत गए, 4.5 साल बल्कि, 2003 आ गया, जब सीबीआई से पूछा गया कि क्या आप उस सीमन को लेकर जो मेन सस्पेक्ट है आप उसका ब्लड सैंपल लेकर मैच करेंगे तो केस सुलझ जाएगा। हो सकता है ना मिलता, सैंपल मैच नहीं करता, तो साधु यादव और उनके लिए बेहतर था कि जो बाकी जगह उनका नाम चल रहा वो क्लीन चिट मिल जाती उनको। सीबीआई ने कहा नहीं, हमने बहुत कोशिश की, साधु यादव ने ब्लड सैंपल देने से साफ मना कर दिया। अब यहाँ कानून ये कहता है कि अगर पुलिस या सीबीआई किसी को भी शक है कि आरोपी है और उसके एक जांच से पूरा केस खुल सकता है तो वो अदालत जा सकती है और अदालत जाकर अदालत से ये आदेश पास करा सकती है कि हमें इस पे शक है, इसका हमें ब्लड सैंपल चाहिए, इसके ज़रिए हम टेस्ट कराएंगे और उस टेस्ट से क्लियर हो जाएगा। पहले पटना पुलिस और फिर सीबीआई एक बार भी इस टॉपिक पे, इस मुद्दे पे कि साधु यादव का ब्लड सैंपल चाहिए, कोर्ट का रुख नहीं किया। उल्टा उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट जमा कर दिया। अगर वो सैंपल मिल जाता तो क्या पता साधु यादव बेदाग भी साबित हो सकते थे, और क्या पता ये जो 25 साल से केस अनसुलझा है वो आज सुलझ चुका होता। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट जो दी, पटना पुलिस की सेम जो कहानी थी उसी पर दी, लेकिन इस क्लोजर रिपोर्ट में आज भी इन सवालों का जवाब नहीं है कि अगर दोनों ने खुदकुशी की तो शिल्पी के जिस्म पर इतने चोट के निशान क्यों। अगर उन दोनों ने ही मान लीजिए कार के अंदर रेप नहीं हुआ और सहमति से सब कुछ किया, तो फिर उसके अलावा सीमन्स के जो दाग थे वो किसके थे। तीसरा, उन दोनों ने ही अगर खुदकुशी की तो फिर कपड़े उतार कर क्यों मरे। और सबसे बड़ा सवाल जो इन 25 सालों में जिसका जवाब आज भी नहीं है, और अगर वो जवाब मिल जाए तो ये केस आईने की तरह साफ हो जाए। न पटना पुलिस के पास इस सवाल का जवाब है, न पूरी सीबीआई की जांच में इस सवाल का जवाब दिया। अब वो सवाल ये है कि 3 जुलाई की रात 9 बजे गांधी मैदान पुलिस स्टेशन में जब फ़ोन गया कि आपके बराबर के एक गैराज में एसएसपी ऑफिस के एक जेन कार है और उसके अंदर 2 लाशें हैं, वो फ़ोन या ये इन्फॉर्मेशन देने वाला वो शख्स कौन था, आज भी वो एक रहस्य है। क्योंकि जिसने भी ये बताया इसका मतलब है वो सब जानता है, बट उस शख्स को आज तक ढूंढने की कोशिश नहीं की। पटना पुलिस ये बता ही नहीं पाई कि कौन था वो जिसने ये खबर दी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। इससे भी बड़ा सवाल, ठीक आधे घंटे के अंदर 9 बजे ये सूचना मिलती है, 9:30 बजे 30 मिनट के अंदर अंदर, बल्कि 28-29 मिनट में उस वक्त के एमपी साधु यादव ठीक उसी गैराज पर पहुंच जाते हैं।
उनको कहाँ से पता चला? क्योंकि आईओ ने बताया कि हमारी तरफ से कोई खबर नहीं गई। अभी तो वो लोग शुरुआती ही चीज़ देख रहे थे। जब एक पुलिस वाला अपने किसी बड़े को रिपोर्ट करता है तो पहले खुद तो इतनी जानकारी ले ले कि हुआ क्या है। वो सिर्फ ऐसे नहीं बता सकता है कि यहाँ क्या है। तो अभी तो उसे ही पता नहीं था कि ये हैं कौन, मरने वाले के नाम क्या है। क्योंकि उस वक्त जो रिपोर्ट, ये 9 बजे की बात है जब बॉडी मिली, 10:30 बजे प्रथम रिपोर्ट लिखी गई थी, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, उसमें दोनों के नाम नहीं थे। बल्कि लिखा हुआ था रिपोर्ट में कि इस जगह से 23 साल की एक लड़की और 27 साल के एक लड़के की लाश मिली। न वहाँ शिल्पी लिखा था, न गौतम लिखा था। तो जब नाम तक पता नहीं तो 9:30 बजे साधु यादव कैसे पहुँच गए और किस लिए पहुँचे? ऐसे तो बिहार में बहुत सारे क्राइम होते हैं। तो साधु यादव आधे घंटे के अंदर पहुंचने का मकसद क्या था और उन्हें किसने खबर दी और उससे पहले पुलिस को किसने खबर दी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अगर बड़ी आसानी से मिल सकते थे। बस अगर आपके अंदर ईमानदारी होती, आप कोशिश करते इसको ढूंढने की। लेकिन आज तक इन सवालों के जवाब नहीं मिले और अब उस परिवार को भी सुरक्षित रहना है। बेटे के साथ जो हुआ उसके बाद वो डर गए। तो ये केस न सुलझा है और न अभी तक सुलझाने की कोशिश की गई है। सीबीआई के एक क्लोजर रिपोर्ट के साथ दफन है ये पूरा मामला। 25 साल हो गए 1999 से, अब हम 2024 में। अब अंदाज़ा लगाइए आप कि क्या ये हमारी पुलिस, सीबीआई, कानून, इंसाफ, अदालत, इन सब के मुंह पे एक तमाचा है कि नहीं ये केस? इसमें ऐसा कोई ऐसी उलझी हुई दास्तानी नहीं थी जिसको सुलझाया नहीं जा सकता था। लेकिन विल होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और फ़र्ज़ का एहसास होना चाहिए, तब जाकर आप किसी केस को सुलझाते हैं। जब बड़े बड़े लोगों के आप दबाव में आकर काम करेंगे, किसी को बचाने की नीयत से काम करेंगे, तो हर केस का अंजाम वही होगा जो शिल्पी और गौतम केस का हुआ है। अफसोस की बात यह है कि 25 साल तक हमें यही पता नहीं कि इन दोनों के गुनाह